हे एवरीवन, आपको पता है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हो या वनडे वाले एग्ज़ाम्स हों, उसमें पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। और पॉलिटिक्स में से भी पता है जो सबसे बढ़िया स्कोरिंग वाला सेक्शन है ना, वो हमारा क्या है, जहाँ से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कौन सा? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हमारी पॉलिटी की 1 पेजर सीरीज़ में हमारा है सेकेंड एपिसोड, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर इसको पूरा का पूरा रिवाइज करने का। थोड़ा सा अगर एक्सटेंड भी होगा तो वो इसलिए कि हम पॉइंट्स को और अच्छे से क्लियर करना चाह रहे हैं। ओके, आई एम होपिंग कि आपने कल वाला जो हमारा पहला सेशन था, पहला एपिसोड जो था, आपने पॉलिटी का वो देख लिया होगा। एंशियंट हिस्ट्री हम हमारी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? तो आप उसकी भी सारी क्लासेस, इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी की है, ठीक है? वो भी आप कर चुके होंगे, है ना? अच्छे से नहीं किया हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप ये भी कर सकते हो। एंड एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो मुझे देना है कि जितनी भी पीडीएफ्स हैं, है ना, और जितने भी हमारे नोट्स हैं, वो टेलीग्राम पे अपडेट हो गए हैं, तो आप वहाँ से जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे आज के चैप्टर पे, ठीक है? ये जो हमारा चैप्टर है ना, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ से जो हमारा एग्जामिनर है ना, वो हमें ट्रैप में भी बहुत फंसाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमें लगता है क्वेश्चन ईजी है, ये तो पढ़ा हुआ है, बट वो ट्रैप ऐसे होते हैं कि हम नेगेटिव मार्किंग में अपने आंसर को मार्क कराते हैं, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में इस वाले चैप्टर को पूरा का पूरा कवर करेंगे, इन सारे ट्रैप्स को एक्सपोज करेंगे, और जो हमारा करंट रेलिवेंट है ना, जैसे आपने देखा होगा वंदे मातरम, है ना, इसके 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, कितना न्यूज़ में रहा ये, ठीक है? तो इसके बारे में भी जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, हम उसको भी आज कवर कर लेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, एक बार अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि ये पूरा का पूरा 1 पेजर है। सबसे पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो कैसे बनी है ना, उसमें कौन कौन थे, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन थी, है ना, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट्स क्या थी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो प्रियम्बल, अब हम बोल लेते हैं ना कि उसका बेसिस रहा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रियम्बल को बनाने के लिए, तो उसके बारे में देखेंगे। कमिटीज़, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, है ना? आपने अभी PYQ सॉल्व किए होंगे या टेस्ट भी लगा रहे होंगे, तो आपने यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस देखे होंगे। फिर जो ड्राफ्टिंग हुई, अडॉप्शन कैसे हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आज हम बिल्कुल फटाफट क्लियर कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये उस पेज को मैंने थोड़ा सा जूम करके दे दिया है कि आप और अच्छे से क्लियरली देख सकते हो, अगर वहाँ पे आपको विजिबिलिटी इशू आ रहा हो, रीडेबिलिटी इशू आ रहा हो तो, है ना? तो इसको 2 पार्ट्स में दिखा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। यहाँ पे जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका आइडिया कहाँ से आया, ये इवॉल्व कैसे हुई। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इवोल्यूशन के बारे में। आपने PYQs में देखा होगा कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, खासकर स्टेट PCS में, और जो हमारे 1 डे एग्जाम्स होते हैं उसमें तो बहुत आते हैं। एंड इवन UPSC में भी कई बार उसी से रिलेटेड, जैसे ये पूरा पूरा स्टेटमेंट दे दिया, आप बोलेंगे इसको अरेंज कर दो। अगर आपको याद है क्रोनोलॉजी तो आप उसको इजीली कर लोगे, वरना क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा एंड मार्क्स की जगह क्या मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, है ना? तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे पहले, अब एक बार बताओ, पहले मैं यहाँ पे आ रही हूँ मेमोरी वाले ट्रिक पे। सबसे पहले क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ हमें आइडिया आया होगा, है ना? कि आइडिया आएगा, उसके बाद ही क्या करोगे आप, उसको उसे की डिमांड करोगे, है ना, कि अच्छा मेरे को कुछ आइडिया आया है, मैं डिमांड रख रहा हूँ उसके लिए। अब जब डिमांड रखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी होगी, जब वो असेंबली बनी होगी तो फिर उसने क्या किया होगा, अपनी फंक्शनिंग करी होगी, है ना, मतलब आगे की जो प्रोसेसिंग हुई होगी, है ना? तो ये सारे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा कि आइडिया कहाँ से आया। तो याद रखिएगा, जो MN रॉय थे ना, उन्होंने 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो था वो प्रपोज किया था। अब आइडिया डिमांड में कब जाएगा, ये तो आइडिया दिया है ना, डिमांड तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो रखेगी, क्योंकि उस टाइम पे वही मेन बॉडी थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी। तो 1935 में, मतलब अगले ही साल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसने इसकी ऑफिशियल डिमांड कर दी कि हमें क्या चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। अब याद रखना 1940 में क्या आया, अगस्त ऑफर। ब्रिटिश ने क्या बोला, इस डिमांड को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर 2 साल बाद 1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन, है ना?
ये इन्होंने क्या बोला कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी का एक प्रपोजल रखा जाएगा, है ना, कि वो सॉरी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसके बारे में ये प्रपोज हो जाएगा, है ना, ये आ गया। फिर आया 1946, 4 साल बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना उसको बनाने के लिए क्या हुआ, एक ये रियल बेसिस हुआ। मीन्स 1942 में तो उन्होंने हमें घुमा दिया ना कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद देखेंगे, बट जो एक्चुअल बेस बना, है ना, जो एक्चुअल फ्रेमवर्क आया जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट करवाया, वो हमारा क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले रॉय ने आइडिया दिया होगा, आइडिया के बाद डिमांड आई होगी, ठीक है। डिमांड कौन करेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, अगले साल। फिर अगस्त ऑफर आया होगा, मतलब सबसे पहले फिर आपको ऑफर मिलते हैं, फिर आपको मतलब और अच्छे आइडिया आते हैं, ऐसा बोलते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी आइडिया आ गया है, ठीक है। तो ऑफर आया, उसके बाद क्या हुआ, क्रिप्स मिशन आएगा, एंड सबसे लास्ट में हमारा क्या आएगा, कैबिनेट मिशन। मतलब कैबिनेट ही क्या करेगी, एक बेसिस देगी ना किसी चीज़ को फॉर्म करने का। ओके, तो आपको ऐसे याद रखना है, एंड ये क्रोनोलॉजी याद होनी ही होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो असेंबली बनी है ना, इसमें कौन कौन लोग थे, और इधर प्रीलिम्स ट्रैप क्या है जहाँ से हमें जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन घुमा देता है ना, जहाँ हम गलत करते हैं। तो याद रखिएगा, इनिशियल स्ट्रेंथ कितनी थी, 389। अब इसमें से 296 तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से बिलोंग कर रहे थे, एंड 93 मेंबर्स कहाँ से थे, प्रिंसली स्टेट से। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है, इसलिए मैं आपको याद रखने के लिए बोल रही हूँ कि कितने थे। इनिशियल स्ट्रेंथ थी 389, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से कितने थे, 296, एंड 93 कहाँ से थे, हमारे प्रिंसली स्टेट से। पार्टीशन हुआ है ना इंडिया पाकिस्तान का, तो वहाँ पे अब ऑब्वियसली बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होगा, लोग कम रह जाएंगे, तो ये अब कितने रह गए, 299। तो याद रखिएगा 300 में से एक कम हो गया, तो कितने थे, 299, जिसमें 229 तो प्रोविंसेस से थे और 70 हमारे कहाँ से आ रहे थे, प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे। अब जो ट्रैप है ना वो ये वाले क्वेश्चन से आता है कि मेंबर्स को कैसे चूज़ किया। तो याद रखना, जो हमारे प्रोविंसेस हैं यहाँ से मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। कैसे इलेक्ट किया गया था, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था। और वो भी कैसे किया गया था, प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट किया गया था, एसटीयू मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, ये आपको याद रखना है। और जो प्रिंसली स्टेट से इनके मेंबर्स को वहाँ के रूलर्स ने क्या किया था, नॉमिनेट किया था। याद रखना, जो भी रूलर्स थे उन्होंने उसको क्या किया था, नॉमिनेट किया था, ठीक है। और बाकी आपको ट्रैप को याद रखना है कि लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था। आइए चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट पार्ट पे कि वो की पर्सनैलिटीज़ कौन सी थी जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, है ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा, टेम्प्रेरी चेयरमैन कौन बनाए गए थे, तो ये कौन थे, हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वाइस प्रेसिडेंट एस.सी. मुखर्जी को, एंड जो हमारे एडवाइज़र बने वो कौन बने, बी.एन. राव। तो ऐसे याद रखिएगा कि राय दे रहे थे, तो ये कौन है, बी.एन. राव। ओके। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किसने मूव किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और अब देखते हैं एक मतलब इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन को, है ना, कि डिफरेंस क्या है। कई बार हम यहाँ से क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, जहाँ से हमारा एग्जामिनर को भी पता है कन्फ्यूज होगा, जो भी एस्पिरेंट है वो क्या करते हैं, उधर से क्वेश्चंस बना देते हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट को याद रखना है कि जो बी.एन. राव थे ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। जबकि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे ना हमारे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बी.एन. राव ने क्या किया था, इनिशियल फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया था, जिसके ऊपर ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था, फाइनल लीगल ड्राफ्ट तैयार किया था। तो याद रखना है कि बी.एन. राव ने क्या किया था, इनिशियल ड्राफ्ट और स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को प्रिपेयर किया था। कई बार हमें क्या लगता है कि बी.आर. अम्बेडकर का नाम देखते हैं हम लगा देते हैं, बट याद रखिएगा किसने किया था, इनिशियल वाला बी.एन. राव ने। और बी.आर. अम्बेडकर तो चेयर कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी को, जिसने जो इनिशियल वाला जो फ्रेमवर्क था ना जो बी.एन. राव ने दिया था, उसको क्या किया था, मतलब पूरा का पूरा वो लास्ट में फाइनल किया था, ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स को, है ना, और डेट वाले ट्रैप को भी अभी हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई। ये आपको याद रखनी है डेट्स, ठीक है। 2 बार रिवाइज करना पड़े, 3 बार करना पड़े, देखो आप क्या करना, अभी मैं लेक्चर करवा रही हूँ, है ना, ढंग से सुनिएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही
अपनी बुक कॉपी जिसमें भी आप नोट कर रहे हो, मैं तो बोलती हूँ हमेशा पेन और कॉपी साथ में रख के चलिए। वहाँ पे आपने जहाँ नोट किया हो उसको रिवाइज कर लीजिए। एंड कल सुबह उठते ही या जब भी आप फ्री हो तो मतलब आंखें बंद करके कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा क्या क्या पढ़ा था, कुछ डेट हमने देखा था कि पहले मीटिंग हुई होगी, फिर कोई इलेक्ट हुआ हुआ है एज अ प्रेसिडेंट, फिर कुछ और हुआ हुआ है ना, तो ऐसे स्टोरी बना के क्रिएट कीजिएगा। अगर ये स्टोरी आप क्रिएट कर लोगे तो ये आपको याद रहेगी। एंड रिवीजन ही की है एग्ज़ाम को निकालने के लिए, तो उसका कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। जब आप 2 रिवीजन कर लोगे ना, फिर आपको लगेगा अरे ये तो ईजी है। बट 2 रिवीजन वाली मेहनत और ये पोटेंशियल आपको देना ही पड़ेगा, एंड उससे भी पहले पढ़ने का। ठीक है, तो आते हैं हमारी पढ़ाई पर। तो 9 दिसंबर को क्या हुआ, हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई। 11 दिसंबर को क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया उसका प्रेसिडेंट। फिर आते हैं 13 दिसंबर 1946 को, जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया क्या, ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन को। फिर 22 जनवरी को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा। सबसे पहले मीटिंग होगी, मीटिंग काम को करने के लिए कोई ना कोई प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। अब वहाँ पे कुछ काम होगा, काम में क्या होगा, सबसे पहले किसी भी रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा। ऐसे स्टोरी बना के पढ़िए कि हाँ मीटिंग, सबसे पहले हमने कोई भी चीज़ स्टार्ट करें, हम मीटिंग करते हैं कि हमें काम क्या करना है, हम यहाँ पे एक लीडर को चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट हो गए। अब यहाँ पे हमारा कुछ टास्क है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हम पास करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे सबसे पहले। फिर जब इंट्रोड्यूस हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसको अडॉप्ट करो, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, है ना, तो ये होगा। फिर अब अडॉप्ट हो गया तो उस पर काम होगा, काम करने के लिए लोग होंगे, तो हमने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, वो कब आई, 29 अगस्त को। उसके बाद फाइनली नॉन ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या है कि ये क्या करेगी, ड्राफ्ट तैयार कर रही है। तो 26 नवंबर 1949 को, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि 26 जनवरी को हमारा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया। एंड 26 जनवरी 26 नवंबर इन डेट्स का रेलिवेंस है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या है, हिस्टोरी मतलब हमारे हिस्ट्री के किस पार्ट से ये रिलेट करता है। ओके, चलिए अब सबसे पहले क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया जाएगा। पहले अडॉप्ट किया, फिर सब लोग साइन करेंगे, जब सबने साइन कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या आ जाएगा, एनफोर्स हो जाएगा। एंड ये कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ये आपको याद रखना है। अब देखो डेट ट्रैप, ये आपको डेट्स याद रखनी है। 26 नवंबर को अडॉप्ट किया, 24 जनवरी को साइन किया, एंड एनफोर्स कब हुआ हमारा, 26 जनवरी को, ठीक है, वही हमारा रिपब्लिक डे। आई एम होपिंग कि आपको अब ये वाली डेट्स क्लियर होंगी, ये स्टोरी फॉर्मेट में याद रखिएगा, ठीक है, आप नहीं भूलेंगे। चलिए आगे आते हैं हमारे, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वर्सेस प्रीएम्बल को, है ना, जो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, अडॉप्ट करवाया, है ना, और प्रीएम्बल में क्या डिफरेंस है ना, इस वाली चीज़ को देखेंगे। अब देखो, ये तो हमने देख लिया था अभी लास्ट वाली स्लाइड में कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या किया था, मूव किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 में। इसमें कोर आइडियाज़ क्या थे, सोवरेंटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज़, ये सारे प्रोविजंस होने चाहिए। अब आपको याद क्या रखना है अपने एग्जाम पॉइंट से कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, वो खुद ही प्रीएम्बल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो बनाया उसी को प्रीएम्बल का नाम दे दिया, नहीं, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे ना, ये बेस बने थे, है ना, मतलब ये अंडरलाइन फिलॉसफी थी हमारे प्रीएम्बल को बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रीएम्बल नहीं है, ये इन्होंने एक बेसिस फॉर्म किया था प्रीएम्बल के लिए, है ना। ये स्टेटमेंट ना, पता है, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट्स के ट्रैप में मत फंसिएगा। आइए अब हम देखते हैं मेजर कमेटीज़ एंड उनकी, देखो ग्रुपिंग में ही मैंने लिखा है कि हमारी कमेटीज अलग अलग होती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक सीधे याद रखिएगा, यूनियन पावर्स कमेटी हो एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो। कौन हेड करे थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से आपको 2 याद रखने हैं, पावर, है ना, जिसको हम पावर भी बोलते हैं ना, तो पावर, एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, ये किसके अंडर में आएंगी, जवाहरलाल नेहरू के। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन वाली तो जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज, ये किनके अंडर में थी, सरदार पटेल के अंडर में, ये याद रखना है।
हम कंफ्यूज हो जाते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड हमारी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में, तो इसको अब क्लियर रखना है। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी की बात करेंगे, तो ये दोनों कमेटीज़ किसके अंडर में थी? राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी तो आपको पता ही होता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के अंडर थी। आई एम होपिंग कि अब आपको याद हो गई होंगी ये जो मेजर कमेटीज़ हैं हमारी, ये इसमें भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 7 हमारी मेजर कमेटीज़ हैं, तो 2 जवाहरलाल नेहरू के पास, 2 सरदार पटेल के पास, 2 राजेंद्र प्रसाद के पास, 1 BR अम्बेडकर के पास। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा था और आज हम करंट वाले पार्ट को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा एक्साइटिंग वाला पार्ट होता है ना, कि हम देखते हैं कि आज क्या रेलिवेंट चल रहा है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में आने के लिए। अब देखो, सबसे पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, जब वो कमेंस हुआ है ना, उस टाइम पे हमारे पास कितने आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स थे, हम उसको देखेंगे। तो आपको याद रखना है 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 स्केड्यूल्स थे। ठीक है, ये कब 1950 में हमारा क्या हुआ था? कमेंस हुआ था। तो ये याद रखना है, ये अभी वाला नहीं है, ये कब का है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का। अब एडिशन भी हुए हैं, है ना, अमेंडमेंट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो आपको क्या याद रखना है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने स्केड्यूल्स थे, ये आपको याद रखने हैं। अब आते हैं हम हमारे करंट अफेयर्स वाले कनेक्ट पर। ठीक है, ये क्या? वंदे मातरम। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत रहा है ना, कि इवन पार्लियामेंट में भी बहुत देर तक इसके बारे में चर्चा हो रही थी। कई लोगों ने बोला कि काम की चीज़ें नहीं हो रही हैं, वंदे मातरम पे ही इतना डिस्कशन हो रहा है ना। तो ये अब इस वाले टॉपिक को और ज़्यादा रेलिवेंट बना देता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अब हमें हमारे एग्ज़ाम वाले पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें पहले तो याद रखना है कि वंदे मातरम को कितने साल हुए? 150 साल। एग्जामिनर पता है वहाँ पे भी फंसा देगा, वहाँ पे लिख देगा 125 ईयर्स और 100 ईयर्स। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा हाँ ऐसे हो रहा होगा, शायद इतने ईयर्स हो, है ना। तो ये याद रखना है कितने कम ईयर्स कंप्लीट हुए? 150 ईयर्स। अब किसने लिखा था, किसने कंपोज किया है? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 में लिखा था इसको। ठीक है, कब लिखा था? 1875 में। और ये पब्लिश कहाँ हुआ था? 1882 के नोवेल, क्या नाम है इसका? आनंद मठ। इसमें क्या हुआ था? ये पब्लिश हुआ था। तो आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था 1875 में, पब्लिश हुआ था आनंद मठ में कब? 1882 में। ये याद रखना है। और सबसे पहली बार ये गाया कब, है ना, कि पब्लिकली कब इसको कहाँ गाया गया? तो याद रखिएगा 1896 के जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन चल रहा था ना, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पहली बार गाया था। ठीक है, तो किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ गाया था पब्लिकली? सबसे पहले 1896 के INC सेशन में। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे 1896 का INC सेशन किस प्लेस पर हुआ था। ओके, ये आप मेरे को बताइएगा। बताया मतलब आपको बताना है नेक्स्ट सेशन में, वरना हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जब हम इस पर रिलेटेड MCQs करेंगे ना, मीन्स कल हम इस चैप्टर पे MCQs करेंगे, तब मैं ये पॉइंट्स आपको बताऊंगी। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका नेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ा, है ना। क्या मतलब हमारी हिस्ट्री से कुछ ये कनेक्टेड है इस सॉन्ग का? तो याद रखना ये वाला जो हमारा नेशनल सॉन्ग था ना, इसने पूरे मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि देशभक्ति का सिंबल बनकर उभर कर आया था ये, है ना, कि पैट्रियोटिक रैलिंग क्राई बन गया था ये हमारे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। फिर ये तो अभी आपने देख ही लिया था, 24 जनवरी 1950 को ऑफिशियल स्टेटस मिला इसको एज नेशनल सॉन्ग। तो कब मिला है? 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग का क्या मिला है? दर्जा मिला है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, कि नेशनल एंथम को नेशनल सॉन्ग से मिक्सअप करके कंफ्यूज मत होइएगा। नेशनल एंथम है जनगण मन, जिसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और नेशनल सॉन्ग अभी हमने देखा वंदे मातरम है, किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। दोनों का स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर ही है, इक्वल स्टेटस है, इक्वल रिस्पेक्ट है। ओके, तो ये वाले पॉइंट्स को क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब आई एम होपिंग कि आपने पूरे के पूरे सेशन को अच्छे से देखा होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो अभी पता चल जाएगा, है ना। ये आज का आपका प्रैक्टिस MCQ है जिसको आपको सॉल्व करना है। हर स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दीजिएगा। एंड कोशिश कीजिएगा कि आंसर सही है, नहीं आए तो लेक्चर को दोबारा देखिएगा। अपनी चीज़ों को अच्छे से फोकस के साथ पढ़िए, जहाँ हमेशा पेन कॉपी साथ में लेकर चलिए।
जो भी पॉइंट लग रहा है आप भूल रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा कुछ नया आ रहा है जो आपको नहीं पता है, उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे वही रिजल्ट आता है ना। तो ये वाला आंसर जो भी आपका आएगा उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या आंसर है, ठीक है। और चलिए फिर आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारी पूरी आज की समरी कंप्लीट हो गई है। अब ये इसके जितने भी PDF हैं, नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वहीं पर दे रखा है ऊपर की तरफ ही, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हमारे कल के नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।